नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है। महाराज नंद का राज्य था। राजा नंद के महामंत्री बहुत उदार स्वभाव के थे। सारा राज्य महामंत्री जी की बुद्धिमत्ता और चतुराई का लोहा मानता था। राजा नंद तो राज्य के हर छोटे बड़े फैसले में महामंत्री जी की सलाह जरूरी मानते थे। उनकी सलाह के बिना राजा कोई काम नहीं करते थे। सभी प्रजाजन भी महामंत्री का दिल से सम्मान करते थे। महामंत्री जहाँ राज्य के हर मामले में गहरी पहुँच रखते थे, वहीं वे गुणशाली व्यक्तियों का भी बहुत आदर करते थे। महामंत्री जी के दो पुत्र सोहन, विराट और राधा, मीरा, लक्ष्मी, पार्वती आदि नाम की 7 पुत्रियां थी। ये 7 पुत्रियां बहुत तेज स्मरण शक्ति की धनी थी। ईश्वर का चमत्कार था कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को एक पुत्री पहली बार सुनकर कंठस्थ कर लेती थी और दूसरी पुत्री किसी बात को सुनकर ज्यों का त्यों दोहरा देती थी। इसी प्रकार तीसरी पुत्री 3 बार, चौथी पुत्री 4 बार और क्रम से 7वीं पुत्री 7 बार सुनकर किसी भी बात को वैसा का वैसा दोहरा देती थी। राजा नंद के दरबार में कवि मल्लिन भी थे। वे बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। उन्हें राजा ने प्रसन्न होकर कवि सम्राट की उपाधि दे दी थी। कवि मल्लिन विद्वान तो थे ही, लेकिन अभिमानी बहुत थे। अपने कवित्व की घमंड में वे छोटे मोटे कवियों को तो कुछ मानते ही नहीं थे। जब मन चाहता उन्हें अपमानित कर देते थे। लेकिन राजा नंद के कृपा पात्र होने के कारण उन्हें कोई कुछ नहीं कह पाता था। सब लोग डरते थे कि कहीं राजा उन्हें कोई सजा ना दे दे। सच्चाई ये थी कि महामंत्री ही कवि मल्लिन की प्रतिभा देखकर दरबार में लाए थे। महामंत्री जी वो दिन कभी नहीं भूलते थे, जिस दिन मल्लिन ने महामंत्री के कहने पर राजा नंद के दरबार में पहुंचकर अपने बनाए 108 श्लोक सुनाए थे। महामंत्री जी ने सहज गुण ग्राहक होने के कारण कवि मल्लिन की भूरी भूरी प्रशंसा भरे दरबार में कर दी थी, जिससे राजा नंद बहुत प्रसन्न हुए। राजा को अपने महामंत्री पर अटूट विश्वास था और इसका परिणाम ये हुआ कि राजा नंद ने प्रसन्न होकर कवि मल्लिन को 108 सोने की मुद्राएं देकर राजकवि बना दिया। सारी परेशानी की शुरुआत यहीं से होती है। कवि मल्लिन बहुत अभिमानी थे। वो मंत्री जी का उपकार ना मानकर उन्हें ही उल्टा सुना दिया करते थे। उन्हें लगता था कि मैं तो कवियों का सिर मोर हूँ, मेरे होते हुए भला कोई कवि इस राज्य में कैसे फल फूल सकता है। छोटे मोटे कवियों को वो कभी अपनी कविता सुनाने नहीं देते थे, यहाँ तक कि राजा तक पहुँचने ही नहीं देते थे। सभी बेरोजगार हो गए थे, लेकिन कवि मल्लिन को इस बात की बहुत खुशी थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह चाहता था कि नंद राज्य में बस उसी का राज रहे, वही अपनी कविताएं राजा को सुनाए और उन्हें प्रभावित करता रहे। बाहर से आने वाले कवियों को भी वो महल के अंदर नहीं आने देते थे। बाहर ही अपने 2-4 व्यक्तियों को बिठा रखा था। कोई भी कवि बाहर से महाराज के सामने प्रस्तुत होना चाहता तो कवि मल्लिन के आदमी उन्हें बाहर से ही भगा दिया करते थे। अभिमान होने के साथ साथ कवि मल्लिन के मन में लालच भी जाग उठा था। नाम की तरह उनका मन भी मल्लिन ही था। वे ये भूल गए थे कि राजा नंद तो महामंत्री जी द्वारा की गई तारीफ के अनुसार आपसे प्रभावित हुए थे। एक दिन कवि मल्लिन ने सोचा, राजा एक श्लोक सुनकर मुझे 1 सोने की मुद्रा देते हैं, क्यों ना मैं रोज 108 श्लोक सुनाऊं और 108 मुद्राएं ही प्राप्त करूं। ऐसा होगा तो एक दिन मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। लालच मन में पनपा। कवि मल्लिन ने महाराजा नंद को रोज 108 श्लोक सुनाना शुरू कर दिया और रोज 108 स्वर्ण मुद्राएं लेकर घर जाने लगी। धीरे धीरे खजाना खाली होने लगा और कवि मल्लिन का घर धन धान्य से भरने लगा। दरबार का हर आदमी बस यही सोचता रहता था कि मल्लिन की किस्मत तो खुल गई है। उधर कवि का अभिमान दिनों दिन बढ़ने लगा। उसे लगने लगा कि मैं तो बहुत अच्छी कविताएं सुनाता हूँ, जिससे राजा मुझसे प्रभावित होते हैं और मुझे रोज 108 सोने की मुद्राएं दे देते हैं। महामंत्री जी सोचने लगे, यदि मैं कवि मल्लिन की इतनी तारीफ नहीं करता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता और महाराज अपने विवेक से निर्णय लेते। उन्हें मेरी बात मानने का कोई दबाव नहीं रहता। महाराज मुझ पर भरोसा करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने महाराज के भरोसे का गलत फायदा उठा लिया है। कवि मल्लिन इतने भी लायक नहीं है कि उनके सामने कोई कवि ना टिक पाए और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन राजकोष खाली हो जाएगा। राजकोष तो राजा का भविष्य होता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि महामंत्री जी ने
कवि मल्लिन की इतनी तारीफ कर दी थी, अब वो महाराज के सामने उनकी बुराई भी नहीं कर सकते थे, वरना सब लोग बस यही सोचते कि महामंत्री जी कवि मल्लिन की उपलब्धि से जलने लगी हैं। कई दिनों तक महामंत्री जी बस यही सोचते रहे कि क्या करें तो क्या करें। अनायास उन्हें एक उपाय सूझ जाता है। वे राजा नंद के राजमहल में पहुंचते हैं और आदर पूर्वक कहते हैं, महाराज आपकी उदारता का पूरे राज्य में डंका बज रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन इतना कहकर महामंत्री जी बीच में ही रुक जाते हैं। राजा पूछते हैं, लेकिन क्या महामंत्री जी आप रुक क्यों गए? राजा नंद ने उत्साह पूर्वक मंत्री जी से पूछा। महामंत्री जी ने कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कवि मल्लिन को जो आप रोज 108 सोने की मुद्राएं देते हैं, क्या वह उचित है? महामंत्री जी के इस सवाल पर राजा नंद बोले, वाह महामंत्री जी, आपने खुद ही तो मल्लिन की इतनी तारीफ की थी। हमें स्वयं ही देना होता तो हम उसे पहले ही दे देते। केवल आपके कारण हम उसका सम्मान करते हैं। महामंत्री जी थोड़े से भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं धन्य हूँ, आपने मेरी प्रशंसा का मान रखा। लेकिन महाराज अब पानी सर से ऊपर हो गया है। कवि मल्लिन आपको पुराने श्लोक सुनाते हैं। वो उनके द्वारा लिखे हुए कोई नए श्लोक नहीं है। वो कहीं से पढ़कर आते हैं और आपको सुना देते हैं। आप उनकी तारीफ कर देते हैं और स्वर्ण मुद्रिकाएं दे देते हैं। लेकिन आजकल प्रजा में चर्चा होने लगी है कि कवि मल्लिन आपको पुराने श्लोक सुनाकर आपको ठग रहे हैं। राजा नंद ने महामंत्री जी की बात को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और कहा, यदि ऐसा है तो कल दरबार में सबके सामने प्रमाण दे दीजिएगा, हम अपना निर्णय बदल देंगे। अगले दिन महामंत्री जी राज दरबार में अपनी 7 पुत्रियों को लेकर आए। कोई भी महामंत्री जी की इस योजना के बारे में नहीं जानता था। राजा नंद भी दरबार में पहुंचते हैं। कवि मल्लिन भी अपनी रोज की आदत के अनुसार महाराज को श्लोक सुनाने लगे। श्लोक सुनाकर अभिमान से भरकर उन्होंने विजयी की तरह महामंत्री जी की ओर देखा। महामंत्री जी बोले, महाराज की जय हो। महाराज आज जो भी कवि मल्लिन ने आपको श्लोक सुनाए हैं, वो श्लोक हम कई बार सुन चुके हैं, बहुत पुराने श्लोक हैं। कवि मल्लिन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते हैं, कौन मूर्ख कहता है कि ये श्लोक पुराने हैं? मैं भरे दरबार में महामंत्री जी को चुनौती देता हूँ। अगर उनका कथन सत्य हुआ तो महाराज मुझे जो चाहे वो दंड दे सकते हैं, लेकिन यदि महामंत्री जी गलत हुए तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है। महामंत्री जी हाथ जोड़कर कहते हैं, राजन अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी पुत्री को बुलाना चाहूँगा। महाराज अनुमति दे देते हैं। महामंत्री जी अपनी बड़ी पुत्री को बुलाते हैं और कहते हैं, क्या तुमने ये श्लोक सुने हैं पुत्री? उनकी पुत्री कहती है, जी पिताश्री, मैंने ये श्लोक कई बार सुने हैं जो अभी अभी कविवर ने सुनाए हैं। मैंने उन्हें पढ़ भी रखा है और सुन भी रखा है। कहो तो मैं सुनाऊं? महामंत्री जी कहते हैं, हाँ जरूर सुनाइए। पहली पुत्री कवि मल्लिन द्वारा सुनाए गए श्लोक जो के त्यों दोहरा दिए। फिर महामंत्री जी ने अपनी दूसरी पुत्री को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया और श्लोक ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी क्रम में तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी और 7वीं पुत्री को भरे दरबार में बुलाया गया। सभी पुत्रियों ने ज्यों के त्यों श्लोक दोहरा दिए। जैसे ही 7 पुत्रियों ने श्लोक सुनाए, महाराज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। महाराज गुस्से में उठते हैं और कहते हैं, कविवर हम आपका बहुत सम्मान करते थे। हमें लगा आप हमारे लिए रोज रचनाएं लिखते हैं और हमें सुनाते हैं, लेकिन ये सभी श्लोक तो पुराने थे। आप हमें यूं ही भ्रमित कर रहे थे। आज से तुम्हें कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं मिलेंगी। और राजा ने कवि मल्लिन को सोने की मुद्राएं देना बंद कर दिया। अब कवि मल्लिन का अभिमान विकराल क्रोध में बदल गया। अपने ऊपर किए गए उपकार का एहसान मानने की बजाय कवि मल्लिन महामंत्री जी को इस गलती की सजा देने का निश्चय कर लेते हैं। लेकिन उन्हें इतने बड़े कवि होने पर भी ये नहीं पता था कि अभिमान से आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। अब कवि मल्लिन का सारा ध्यान इस तरफ लग गया कि कैसे जनमानस पर अपना प्रभाव डालकर राजा नंद और महामंत्री जी को नीचा दिखाए। कवि मल्लिन ने आखिर एक योजना बना ही डाली। सुबह सुबह का समय था। कवि मल्लिन गंगा स्नान करने गए और वहाँ पर आए हुए प्रजाजनों को सुना सुनाकर ऊंचे स्वर में गंगा के बीच में कमर तक पानी में खड़े होकर गंगा स्तुति के श्लोक गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गंगा स्नान के लिए आए हुए प्रजाजनों की अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई। कवि मल्लिन जोर जोर से गंगा स्तुति करने लगे। तभी किनारे खड़ी भीड़ ने एक विचित्र नजारा देखा। स्तुति समाप्त होते ही गंगा के जल से निकलकर एक हाथ ऊपर आया। प्रजाजनों ने देखा कि उस हाथ में 108 सोने की मुद्राएं रखी हुई थी। कवि मल्लिन ऊंचे स्वर में गंगा जी की जय बोलते हैं और वो सोने की मुद्राएं अपने हाथ में उठा लेते हैं। जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं, देखो भाइयों देखो, गंगा माँ ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। जैसे ही कवि मल्लिन ने सोने की मुद्राएं उठाई,
वो हाथ नीचे वापस गंगा नदी में चला जाता है। सब लोगों को बहुत आश्चर्य होता है, क्या सच में गंगा मैया ने कवि मल्लिन को आशीर्वाद दे दिया है? गंगा मैया इनकी स्तुति से इतनी खुश हो गई कि उन्होंने 108 सोने की मुद्राएं दे दी। सब लोग सोच में डूबे हुए थे। तभी कवि मल्लिन नदी से बाहर आते हैं और कहते हैं, देखो भाइयों, असली सोने के सिक्के हैं। गंगा मैया मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। आप देख रहे हो ना, सब लोगों के सामने गंगा मैया ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है। उन्होंने स्वयं मुझे सोने की मुद्राएं दी हैं। अब तो मानोगे ना तुम लोग। वहाँ खड़ी भीड़ ने भी गंगा मैया के जयकारे शुरू कर दिए। सब लोग जोर जोर से करने लगे, जय गंगा मैया की, हर हर गंगे, हर हर गंगे। उस भीड़ में चालाकी से कवि मल्लिन ने कुछ अपने आदमियों को शामिल कर रखा था, जिन्होंने प्रजाजनों को उकसाना शुरू कर दिया और कहा, भाइयों देखो, महामंत्री जी कवि मल्लिन से कितने चिढ़ते हैं। उन्होंने महाराज के सामने कवि मल्लिन की कितनी बेइज्जती की है। कवि मल्लिन को न्याय मिलना ही चाहिए और महामंत्री जी को इस बात की सजा मिलनी चाहिए। चलो चलो, हम महाराज के पास चलते हैं। सारी भीड़ इकट्ठी होकर राजा नंद के पास पहुंच जाती है। सारे नगरवासी बढ़ चढ़कर महाकवि मल्लिन की तारीफ करते हैं। तारीफ सुनकर राजा नंद आश्चर्य में डूब जाते हैं। उन्होंने तुरंत दूत को भेजकर अपने महामंत्री जी को बुलाया। सारी बात बताकर राजा नंद ने महामंत्री के साथ अगले दिन सुबह स्वयं गंगा किनारे जाने का प्लान बनाया और कहा कि हम स्वयं जाकर कवि मल्लिन की गंगा भक्ति का चमत्कार देखेंगे। महामंत्री जी ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। महामंत्री जी वापस घर लौट गए, लेकिन उनके मन में चिंता का विषय था कि आखिर महाकवि ने ऐसा क्या किया जो उन्हें सोने की मुद्राएं मिली। फिर महामंत्री जी ने अपने 4 विश्वस्त गुप्तचरों को बुलाया और कहा, इस बात का पता लगाया जाए कि आखिर कवि मल्लिन ने क्या किया है जो उन्हें सोने की मुद्राएं मिल गई। महामंत्री जी के गुप्तचर चुपचाप गंगा किनारे खड़े होकर एक विशाल वृक्ष के नीचे छिपकर बैठ गए। वे उस स्थान पर नजर गड़ाए हुए थे जहाँ जल में खड़े होकर कवि मल्लिन गंगा की स्तुति करते हैं। आधी रात को गुप्तचरों ने बड़ा ही चौंकाने वाला दृश्य देखा। कवि मल्लिन आते हैं और गंगा में प्रवेश करते हैं। थोड़ी देर कवि मल्लिन इधर उधर देखते हैं, फिर अपने साथ लाई हुई पोटली गंगा नदी में कहीं छिपा देते हैं। बाहर आकर चारों तरफ देखते हैं और वहां से वापस चले जाते हैं। कवि मल्लिन के वापस जाने के बाद गुप्तचर पेड़ से उतरते हैं और गंगा जल में हाथ डालकर देखते हैं तो वहां उन्हें एक यंत्र मिलता है। उसी यंत्र में एक हाथ बना हुआ था जिसे कवि मल्लिन ने खुद 108 सोने की मुद्राएं रखी थी और वापस घर लौट गए थे। गुप्तचरों ने सारी मुद्राएं उठा ली और उस यंत्र को वहीं गंगा नदी में छोड़ दिया। वापस आकर महामंत्री जी को सारी बातें बताई, कैसे कवि मल्लिन सोने की मुद्राएं स्वयं रखकर प्रजाजनों को बुद्धू बनाते हैं। महामंत्री जी सारी बातें सुनकर निश्चिंत होकर सोने चले जाते हैं। सुबह होती है। सेवकों के साथ महामंत्री जी और राजा नंद गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं तो कवि मल्लिन गंगा नदी में खड़े होकर गंगा स्तुति कर रहे हैं। उनकी आवाज में बहुत जोश है, जोर जोर से गंगा जी की स्तुति करने में व्यस्त रहते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा थी। सब लोग कवि मल्लिन और गंगा नदी के चमत्कार को देखने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे। महामंत्री जी भी मंद मंद मुस्कान के साथ भीड़ में खड़े हो जाते हैं। जैसे ही गंगा स्तुति पूरी होती है, गंगा तट पर खड़े सभी प्रजाजन सांस रोक लेते हैं। जल के भीतर से गंगा मैया के हाथ निकलने का दृश्य देखने को उत्सुक थे। कवि मल्लिन पैर से यंत्र का खटका दबाते हैं। गंगा जल में से हाथ तो बाहर आया, लेकिन वह हाथ बिल्कुल खाली था। सोने की मुद्राएं गायब थी। गंगा तट पर खड़ी भीड़ में हलचल मच गई। परेशान होकर कवि मल्लिन ने फिर से खटका दबाया, लेकिन फिर भी हाथ तो बाहर आया, लेकिन खाली। अब कवि मल्लिन का लज्जा से सर झुक गया और सोचने लग गए, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मेरी तो 108 सोने की मुद्राएं खो गई हैं। तभी महामंत्री जी कवि मल्लिन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ये लीजिए अपनी वे 108 सोने की मुद्राएं जो गंगा मैया आपको रोज देती है। आज गंगा मैया नहीं देगी, इसलिए मुझे ही आना पड़ा। फिर महामंत्री जी ने राजा नंद को सारी बातें बताई कि कैसे कवि मल्लिन अपनी चालाकी से जनता को बेवकूफ बना रहे थे। वो स्वयं मुद्रा रखते और लोगों की भीड़ में अपने इस यंत्र से उन्हीं मुद्राओं को ग्रहण करते। लोग उनकी बातों में आकर आपके सामने पहुंच गए थे। राजा नंद कवि मल्लिन को बुलाते हैं और कहते हैं, आपका अभिमान ही आपके अपमान का कारण बना है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपका अपमान हो, लेकिन आपके मन में लालच आ गया था। लालच किसी न किसी दिन तो आपको डुबोता ही है। आप ज्यादा दिन तक लोगों की नजरों में धूल नहीं झोंक सकते हो। एक न एक दिन तो तुम्हारा
तुम्हारा धोखा सबके सामने आ ही जाएगा। प्रजाजन कवि मल्लिन की इन बातों से बहुत गुस्सा हो जाते हैं और क्रोध में आकर कवि मल्लिन के साथ हाथापाई पर उतर आते हैं, लेकिन महामंत्री जी उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि इसमें कोई शंका नहीं है कि कवि मल्लिन एक उत्कृष्ट कवि हैं, लेकिन वो अभिमान और लालच में आकर अपनी प्रतिभा को भूल गए थे। महामंत्री जी के कहने पर राजा नंद ने भी कवि मल्लिन को माफ कर दिया। कवि मल्लिन को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी और फिर से लालच और बेईमानी न करने का वादा किया। राजा ने उन्हें फिर से अपने महल में स्थान दिया और उन्हें फिर से राजकवि की पदवी दे दी। इस बार कवि मल्लिन बहुत ही शांत, सरल और सबको साथ लेकर चलने वाले कवि बने। इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप ज्यादा दिन तक किसी की भी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हो। एक ना एक दिन आपकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तो कभी भी ऐसा कुछ ना करें कि आपको बाद में शर्मिंदा होना पड़े। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।